होगी। अब देख ले जरा सारे, ये आपका जो क्वेश्चन था लास्ट टाइम, हम उसी से स्टार्ट करेंगे। यस, ये क्वेश्चन है आपका और ये क्वेश्चन से आप स्टार्ट करोगे। अ बैग कंटेन 5 रेड and 7 black balls. A ball is drawn at random from the bag. The color is noted and the ball is replaced. एक बैग है, उसमें 7 रेड और 7 ब्लैक, 5 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स है। एक बॉल हम रैंडमली ड्रॉ करेंगे और उसका कलर नोट करेंगे और वापस बैग के अंदर रिप्लेस कर देंगे। अ सेकंड बॉल इज देन ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड एंड द सेकंड बॉल इज ब्लैक। ये केस आप लोग को याद होगा कि ये मैंने थोड़ा सा वर्बली आपको समझाया था, बट आज आपको वर्किंग के तौर पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट बॉल कैन बी ड्रॉन इन, तो अगर हम फर्स्ट बॉल ड्रॉ करें तो पहली बात तो ये कि एक ही बॉल ड्रॉ करनी, एक एक बॉल ड्रॉप करनी है, तो हम पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा इसका, क्योंकि 5 और 7 12 बॉल है, तो 12 बॉलों में से एक बॉल फेंकेंगे। तो 12C1 12 वेज आ गए, यानी NS आपका 12 बन गया। ये समझो फर्स्ट बॉल के लिए 12 बना। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जब हम दूसरी बॉल फेंकेंगे तो उस वक्त बैग के अंदर 11 बॉलें होंगी या पूरी 12 बॉलें होंगी? जिस वक्त हम दूसरी बॉल फेंक रहे होंगे, सेकंड बॉल थ्रो कर रहे होंगे, तो उस वक्त हमारे पास बैग में 12 बॉलें होंगी या 11 बॉलें होंगी? शाबाश तूबा, 12 बॉलें होंगी। 12 बॉलें इस वजह से होंगी क्योंकि जो फर्स्ट बॉल आपने फेंकी थी वो आपने वापस रिप्लेस कर दी, तो 11 नहीं हो सकती, 12 होंगी। फिर अगर आपने फर्स्ट बॉल फेंकने के बाद उसे साइड पर रख दिया होता या उस बैग से अलग कर दिया होता, रिप्लेस नहीं किया होता, कोई नई प्लेसमेंट दे दी होती, तो फिर हम बोलते कि हमारे पास 11 बॉलें होंगी। तो इसलिए फर्स्ट बॉल हो या सेकंड बॉल हो, आपका सैंपल स्पेस दोनों बॉल्स के लिए 12 रहेगा। ये इंडिपेंडेंट का केस होता है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट पर जब डिपेंड नहीं करता तो वहां पर सैंपल स्पेस एक ही बनता है और वो 12C1 के लिहाज से बन रहा है। अब लेट ए बी द फर्स्ट बॉल, हमारा ए जो है वो फर्स्ट बॉल है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग वन रेड बॉल, तो हमारी रेड बॉल 5 है, तो 5C1 हम लिखेंगे, तो हमारा एन ए निकलेगा 5। 5C1 हमारा आंसर क्या बताएगा, 5। और फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ए डिवाइडेड बाई एन एस इज इक्वल टू 5/12। थोड़ा सा मैं आपको याद कराऊं कि हम म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में पहले एन ए निकालते थे, फिर एन बी निकालते थे और फिर इसमें कॉमन देखते थे, फिर प्रोबेबिलिटीज निकालते थे। यहां पर हम एन ए निकालेंगे तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर एन बी निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये आपको याद रहे कि यहाँ पर इवेंट के फौरन बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, जबकि वहां पर हम ऐसा नहीं करते थे। वहां पर हम पहले एन ए निकालते थे, फिर एन बी निकालते थे, फिर कॉमन देखते थे, फिर हम फैसला करते थे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देन वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये डिपेंड करता है कि वो केस म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली का था। लेकिन अब देखो इस सवाल में पहचान क्या होगी कि ये सवाल जो है म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली का नहीं है, ये सवाल जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का है, क्योंकि इसमें रिप्लेस का वर्ड आ रहा है। ये ध्यान में रखना, ये रिप्लेस नॉट रिप्लेस का सवाल जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के हवाले से आता है। ठीक है, अच्छा अब समझो भाई, तुमने एन ए तो निकाल लिया, लेकिन तुम्हें सेकंड बॉल का भी इवेंट चाहिए। लेकिन तुम इस बात को जानते हो सेकंड बॉल की सैंपल स्पेस भी 12 ही है, क्योंकि 12 बॉलें बैग के अंदर मौजूद हैं, तो सेकंड का भी सैंपल स्पेस जो है वो 12 ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग वन रेड बॉल 5C1 5 निकला। हमने उसको प्रोबेबिलिटी निकाल ली 5/12। अब सेकंड बॉल के लिए जा रहे हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से, शाबाश,
ताकि फिर आप इसको आराम से कॉपी कर सकें। जी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग सारे। यस ओके अब जरा देखें, एज दी फर्स्ट बॉल रिप्लेस। अब ये लाइन लिखनी जरूरी है इवेंट बी से पहले। इवेंट बी से पहले ये लाइन लिखनी जरूरी है, क्योंकि यही लाइन फैसला करेगी कि मुझे सैंपल स्पेस बनाना चाहिए या फिर मुझे सैंपल स्पेस इवेंट बी का नहीं बनाना चाहिए। क्यों? एज द फर्स्ट बॉल इज रिप्लेस बिफोर द सेकेंड ड्रॉ इज मेड। जब फर्स्ट बॉल को रिप्लेस कर दिया सेकेंड बॉल के फेंकने से पहले, देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पर आपने लिख दिया ए और बी एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की प्रोबेबिलिटी से या ए के इवेंट से बी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ए के इवेंट से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, तो याद रखिए कि हमारा सैंपल स्पेस सेम होगा, हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो सेम रहेगा। तो इसलिए हम डायरेक्टली इवेंट बी निकालेंगे, हम डायरेक्टली इवेंट बी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इवेंट बी? हमारा तरीका क्या होगा इवेंट बी के लिहाज से? एज द फर्स्ट बॉल इज रिप्लेस बिफोर द सेकेंड ड्रॉ इज मेड, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग वन बॉल, द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग वन बॉल इज, अब देखो वन ब्लैक बॉल फेंकनी है, ब्लैक बॉल की तादाद कितनी है? 7। 7C1 निकालेंगे और 7C1 से हमारे पास क्या निकल आएगा? NB इज इक्वल टू 7। और इसी के साथ हम इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल देंगे, NB डिवाइडेड बाय NS, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकल जाएगा। तो देखो एक प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद दूसरी प्रोबेबिलिटी के आने तक हमने बीच में फैसला कर लिया कि भाई इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। और फैसला किसके जरिए किया? क्योंकि बॉल को हमने रिप्लेस कर दिया था। बॉल जब रिप्लेस हो गई थी तो फिर हमारे पास वो इवेंट इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट से वो किस में कन्वर्ट हो गया? इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तक हमने निकाल लिया, और इंडिपेंडेंट के तरीकेकार क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। आपको पता है ना भाई, हम बीच में एंड लगाते हैं क्योंकि यहाँ बीच में इंटरसेक्शन होता है। म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली में यूनियन होता है। जब म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली में यूनियन होता है तो यहाँ एंड की जगह और लगा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी would be equal to probability of A is the product of probability of B। याद रहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर probability of A प्लस probability of B रखा था, और यहाँ probability of A प्रोडक्ट probability of B रखने का मकसद क्या है कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5/12 एंड 7/12 को आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 35/44, 144, और ये आपका आंसर हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट का। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक सिंगल डाई जिसको 2 दफा फेंक रहे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड एन ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। फर्स्ट थ्रो में 4 आ गया और सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर आ गया। एक डाई 2 दफा फेंका जा रहा है, सही है? फर्स्ट टाइम थ्रो करते वक्त जो आपका फर्स्ट डाई है उसमें 4 आया है, तो सेकंड डाई में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 कोई भी आ सकता है। लेकिन सेकंड थ्रो करते वक्त सेकंड डाई में ऑड नंबर आया है। दोबारा क्लियर करें, याद रखें डाई जब थ्रो किया जाता है तो फर्स्ट थ्रो होगा तो उसके बाद सेकंड थ्रो होगा। तो फर्स्ट थ्रो जब हुआ तो उसमें 4 आया, सेकंड थ्रो कुछ भी हुआ वो हमें नहीं पता। पहले केस के मुताबिक
पहले केस के मुताबिक जब डाई को 2 दफा फेंका गया होगा, फर्स्ट थ्रो में 4 आया, सेकंड में कुछ भी हुआ हो हमें इससे मतलब नहीं। लेकिन जब सेकंड थ्रो आएगा, कौन सी वाली, नहीं, लेकिन अच्छा तुम मुझसे वापसी मिलते हुए जाना, वापसी मिलते हुए जाना, कहाँ बाइक पे आयो। सेकंड थ्रो, जब सेकंड थ्रो होगा तो सेकंड थ्रो के लिए हमेशा याद रखना कि हमें फर्स्ट थ्रो के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। 2 बातें कर रहा हूं, दोबारा सुने। अ डाइस थ्रो 2 टाइम्स, फर्स्ट टाइम जब थ्रो किया तो 4 आया, एंड जब सेकंड टाइम थ्रो किया तो ऑड नंबर आया। अब मेरा आपसे सवाल है, इवेंट रिप्लेस है या नॉट रिप्लेस है? मेरा आपसे सवाल है, इवेंट रिप्लेस है या... देखो मेरी बात को समझना, ये केस रिप्लेस होगा या नॉट रिप्लेस? ये केस रिप्लेस है। कैसे? शाबाश, लाइबा ने एक्सप्लेन कर दिया है। ये केस रिप्लेस कैसे? जब मैंने एक दफा डाई थ्रो किया, 4 आ गया, फिर मैंने डाई को वापस उसके अंदर रख दिया, अब सेकंड थ्रो करने जा रहा हूं। ये जो फर्स्ट टाइम मैंने डाई फेंका और वापस उसे बॉक्स के अंदर लिया, दैट इज कॉल्ड रिप्लेस कर दिया। और जब मैं फेंक रहा हूं तो ये सेकंड थ्रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकंड थ्रो। तो इसमें आ गई रिप्लेसमेंट, कि मैंने जो है वो वापस तौर पर रिप्लेस कर दिया। अब सपोज कर लो एक ही डाई को आप 2 दफा फेंक रहे हैं। सपोज कर लो ऐसा होता है, अभी लीडो गेम आप लोग क्या चलते हैं मोबाइल फोन में, अक्सर क्या होता है, हमारी एक बारी होती है ना, तो 2 दफा थ्रो करना पड़ता है, 1 फिर 2, खास तौर पर वहां छक्का आता है तो फिर हम 2 दफा बारी लेते हैं, वहां होता है। यहां पर क्या होता है कि मतलब 1 दफा बारी हुई, हमारे पास अगर सिंगल डाई होगा तो लीडो के अंदर भी हम 2 दफा फेंकेंगे ना उसे, वो एक बारी कहलाएगी, कि मतलब 5 और 1 इस तरह आ रहा है तो बस हम 5 और 1 को बारी को चलेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा कहलाता है रिप्लेस। कंडीशन कौन सी हो गई हमारे पास? रिप्लेसमेंट की हो गई। तो अब आओ सैंपल स्पेस पे। तमाम बच्चों को सैंपल स्पेस समझ में आ गया होगा, सैंपल स्पेस कैसे बनाया है। एक नजर सैंपल स्पेस पे नजर रख घुमाइएगा। हाँ भाई, तानिया ने कहा है अगर पहली बार में 2 डाई एक साथ थ्रो कर रहे हो तो बेटा जब भी तो बात वो उन्होंने दी है आपको कि फर्स्ट थ्रो में क्या होगा। वैसे तानिया का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनिएगा। इन्होंने बोला कि एक ही दफा में अगर 2 डाई थ्रो कर रहे होते तो फर्स्ट थ्रो में, यानी फर्स्ट डाई लिखा होता है यहां पर, फर्स्ट डाई में 4 आ रहा होता। क्या आ रहा होता? फर्स्ट डाई में 4, जबकि दूसरे डाई में कोई भी आ सकता था भाई, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकते थे। लेकिन अगर सेकंड थ्रो में दूसरी दफा भी डाई फेंकते वही पेयर ऑफ डाई, तो सेकंड ड्रॉ में हमारे पास ऑड आता और सेकंड अटेम्प्ट में कुछ भी आ रहा होता, तो वो केस अलग हो जाता। लेकिन अभी का केस क्या है? अभी का केस ये बेटा 2 टाइम्स एक डाई को फेंक रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे पास 4 आया, तो उसके साथ पेयर में, सैंपल स्पेस में पेयर में हम कोई भी ले लेंगे भाई, 4 के साथ 1 भी ले सकते हैं, यानी ये पूरी लाइन आ जाएगी 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। एक्चुअली तो हमारे पास 2 डाई फेंक रहे हैं ना, एक डाई 2 दफा फेंक रहा है तो सैंपल स्पेस तो 2 डाई का बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4। अगर ये एक ही डाई एक दफा फेंक रहा होता तो फिर हमारा सैंपल स्पेस ऐसा नहीं बनता। तो अगर इन्होंने कहा है कि हमने एक दफा जब फर्स्ट थ्रो किया तो 4 आया, तो
तो अगर 4 आया तो सेकंड में 1 2 3 4 5 6 कोई भी केस हो सकता है, तो हमने लिख दिया 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ये 6 ब्रैकेट हो गए, इससे प्रोबेबिलिटी भी आराम से निकल गई। लेकिन सेकंड केस में बी एन ऑड नंबर इज ऑब्टेन ऑन द सेकंड टॉस। अब ऑड नंबर कह रहा है, तो ऑड नंबर के लिए क्या होगा भाई, ऑड नंबर सेकंड थ्रो में आ रहा हो अगर, तो सेकंड थ्रो के ऑड नंबर कौन से होंगे, 1 वाले, 3 वाले, 5 वाले। सिर्फ सेकंड वाले को देखना, सिर्फ किसको देखना, सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को मत देखना, क्योंकि तुम सेकंड थ्रो करने जा रहे हो। तो तुम्हारे केस ने सेकंड वाले थ्रो की बात की है, फर्स्ट वाला तो खुद से आएगा सैंपल स्पेस की वजह से, लेकिन तुम्हारी बात सिर्फ सेकंड थ्रो की हो रही है। वहां तुम्हारी बात फर्स्ट थ्रो की हो रही थी, तो फर्स्ट थ्रो में सिर्फ 4 लिखा हुआ था, सेकंड में कुछ भी लिखा हो सकता है केस के अकॉर्डिंगली, सैंपल स्पेस में जो भी लिखा होगा। लेकिन सेकंड केस में सिर्फ तुम्हें सेकंड थ्रो को देखना है, सेकंड थ्रो में सिर्फ ऑड नंबर होंगे, बाकी फर्स्ट थ्रो में ऑड इवन दोनों हो सकते हैं। तो 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1, ये हो गया ऑड के लिए। फिर 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3, ये हो गया 3 के लिए ऑड। और फिर 1 5 2 5 3 5 4 5, ये हो गया ऑड के लिए 5। तो बेटा अब समझना जरूरी है, इसको ना तो हम म्यूचुअली देख रहे हैं, ना तो हम नॉट म्यूचुअली देख रहे हैं, इसको तो हम देख रहे हैं क्या पहले इवेंट से दूसरे इवेंट पे कोई फर्क पड़ा, क्या आपके सैंपल स्पेस में कोई फर्क पड़ेगा। मेरा सवाल ये है, 36 थे, दोबारा 36 ही रहेंगे, तो हमारा रिप्लेस क्यों नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि हमने डाई को रिप्लेस कर दिया था, हमने डाई को रिप्लेस कर दिया था। सवाल में मेंशन नहीं था, सवाल में मेंशन नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि हमने डाई को रिप्लेस कर दिया था। तो बेटा आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकालेंगे, और फिर आप बाकायदा तौर पर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो पहले वाले का स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, पहले शाबाश, पहले वाले का स्क्रीनशॉट लें। सिक्स जून बेटा, उम्मे ऐमन 6 जून।